Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Hello and welcome to this Thursday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. I am Anubha Rohatgi and with me is my co-anchor in Hindi, Sonu Sood. धन्यवाद अनुभा। नमस्कार श्रोताओं, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। रोज की तरह आज भी हम देश और दुनिया से आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार के ताजा समाचार आप तक लाएंगे और उन पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए स्टूडियो में आमंत्रित है वरिष्ठ आर्थिक विशेषज्ञ डॉक्टर एसपी शर्मा। डॉक्टर शर्मा नमस्कार, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। जी शुक्रिया, थैंक यू। और अब हेडलाइंस के साथ है अनुभा रोहतगी। Thank you, Sonu. Domestic stocks log marginal losses. Sensex closes below 57,600. Nifty settles below 17,250. Rupee weakens to 76 rupees and 37 paisa against the US dollar. And Brent crude prices hover around $121 per barrel. घरेलू शेयर बाजार मामूली गिरावट में रहे। सेंसेक्स 57,600 के नीचे हुआ बंद। निफ्टी 17,250 के नीचे आ गया। रुपया डॉलर के मुकाबले कमजोर होकर 76 रुपये 37 पैसे प्रति डॉलर के स्तर पर था और ब्रेंट कच्चे तेल का मूल्य $121 प्रति बैरल के करीब रहा। शुरुआत करते हैं शेयर बाजार से, जहां वैश्विक शेयर बाजारों से संकेत मिले जुले रहने के बीच सेंसेक्स और निफ्टी आज मामूली गिरावट में रहे। सेंसेक्स 57,600 के नीचे बंद हुआ और निफ्टी 17,250 के नीचे आ गया। कारोबार की समाप्ति पर बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 0.15% की मंदी से 89 अंक कम होकर 57,596 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 0.13% की गिरावट से 23 अंक टूटकर 17,223 पर बंद हुआ। विस्तारित बाजार की बात करें तो बीएसई मिड कैप सूचकांक 0.34% की बढ़त में रहा और स्मॉल कैप सूचकांक में 0.16% की वृद्धि दर्ज हुई। The Sensex and the Nifty today fell marginally amid mixed cues from global share markets. The BSE Sensex closed below 57,600 points, while the NSE Nifty settled below 17,250 level. The Sensex declined 89 points or 0.15% to end at 57,596. The NSE slipped 23 points or the Nifty slipped 23 points or 0.13% to finish at 17,223. In the broader market at the BSE, the mid-cap climbed 0.3% and the small-cap index added 0.16%. In the Sensex SPAC, 17 companies logged gain while 13 declined. Dr. Reddy's Lab was the top gainer as it rose 4.9%, followed by Ultratech Cement and Tech Mahindra both gained 1.8%. Reliance, Tata Steel and NTPC added 1.5% each. On the other hand, Kotak Bank fell 3.1% and Titan slipped 2.6%. HDFC Bank fell 2.2% and ICICI declined 1.9%. In sectoral indices at BSE, 13 out of 6 sectors logged gains. Metal index gained the most as it added 1.6%, followed by energy, which rose 1.2%. Tech index also surged 1.1%. On the other side, bank sector fell 1.7%, while consumer durables ended 1.6% down and finance slipped 1.3%. The overall breadth of the BSE trade was negative as shares of 1,392 companies. I beg your pardon, the overall breadth, I'll read that again. The overall breadth of the BSE trade was negative as shares of 1,392 companies gained while 1,998 fell. Shares of 115 companies remained unchanged. रुपए की बात करें तो अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया डॉलर के मुकाबले 7 पैसे कमजोर होकर 76 रुपये 37 पैसे प्रति डॉलर के स्तर पर था। 6 अन्य प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की मजबूती मापने वाला डॉलर सूचकांक 0.11% की बढ़त से 98.73 पर था। डॉक्टर शर्मा, हमने आज देखा है कि लगभग फ्लैट रहा है बाजार, बहुत ही हल्की गिरावट है, लेकिन सुबह काफी कमजोरी के साथ खुला था, 380 पॉइंट्स डाउन। कल भी हमने 300 अंकों की गिरावट देखी। ओवरऑल आप कैसे
मापते हैं बाजार की मूड को? आपने हम जब दोपहर को बात कर रहे थे आपने कहा था मनी मैटर्स में कि मार्केट मूड पॉजिटिव है, उसके पीछे आप क्या कारण मानते हैं और चैलेंजेस क्या हैं अभी बाजार के सामने? देखिए, मैंने मार्केट मूड पॉजिटिव बोला, उसके पीछे कारण है क्योंकि हमारा जो ग्रोथ एंटिसिपेशन है और जो हमारी प्रोजेक्शंस हैं, हमारी जो पॉलिसीज हैं, वो बहुत ही राइट डायरेक्शन में हमें दिखाई दे रही हैं और हमने काफी अच्छी उपलब्धि भी की है। हमने कोरोना वायरस से बहुत शार्पली रिकवर किया है और सरकार ने बहुत सारी रिफॉर्म्स की हैं पीछे 2 साल में। लेकिन अभी जो इम्पैक्ट जो है वो ग्लोबल फैक्टर्स की वजह से मेजरली इम्पैक्ट है। सबसे पहला तो क्रूड की वजह से, जो क्रूड ऑयल में एक बहुत तेजी से उछाल आया है। अगर हम देखें पिछले 1 हफ्ते में ही लगभग 13-14% का उछाल है, जो कि पूरा हमारा जो एनर्जी सिनेरियो है और साथ में जो एसोसिएटेड जो जितने भी सेक्टर्स हैं, हर एक चीज एनर्जी ड्रिवन है। तो चाहे वो सर्विसेज सेक्टर भी क्यों ना हो, वो भी एनर्जी ड्रिवन है। उसमें भी ट्रांसपोर्टेशन और ये सब कॉस्ट इंक्रीज हो जाते हैं। तो जिससे कि बिजनेस के ऊपर सबसे पहले इंपैक्ट होता है, फिर लोगों के ऊपर इंपैक्ट होता है, डिमांड इंपैक्ट होती है। तो इस वजह से मार्केट्स थोड़ा अनसर्टेन है कि आने वाले टाइम में क्रूड के प्राइसेस का जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि यूक्रेन और रशिया में जो कॉन्फ्लिक्ट है और बढ़ता चला जा रहा है, तो क्रूड प्राइसेस कहीं पे भी जा सकते हैं, जो कि मार्केट्स के लिए और इकोनॉमी के लिए बहुत ही नेगेटिव हो सकते हैं। अगर हम दूसरी तरफ से देखें कि रिफॉर्म्स या फिर जो पॉलिसी स्टिमुलस और जो पॉलिसी सपोर्ट सरकार ने पिछले 2 साल में दिया है, उसको देखते हुए इकोनॉमी के लिए कोई और ऐसा नेगेटिव नहीं है कि इकोनॉमी को कोई किसी भी प्रकार का इंपैक्ट हो, क्योंकि ग्रोथ चाहे वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हों या फिर डोमेस्टिक ऑर्गेनाइजेशंस हों, हमारी ग्रोथ अभी वापस वी आर द फास्टेस्ट मूविंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड इकोनॉमिक सिस्टम। तो एक बहुत बड़ी चीज है कि हमने वापस उसी पटरी पे ग्रोथ हासिल की है। लेकिन ये चैलेंज अनफॉर्चुनेटली जैसे ही हम कोरोना से उभरे, सामने हमारे रशिया और यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट आया, जिसने हमें फिर अनसर्टेन कर दिया कि शायद अब हम जो एंटीसिपेटेड ग्रोथ ट्रैजेक्टरी है उसको अचीव कर पाएंगे या फिर उससे थोड़ा कम रहेंगे। लेकिन इम्पैक्ट होगा तो कुछ ही इम्पैक्ट होगा, क्योंकि हमारे जो फंडामेंटल्स हैं, हमारी जो सपोर्ट है वो हमारी रूरल इकोनॉमी है, हमारी जो अपनी कंजम्पशन है वो हमारी सपोर्ट है, हमारी जो ग्लोबल कनेक्टिविटी है उसमें हम एक्सपोर्ट्स में बहुत अच्छे से आगे बढ़ रहे हैं। मेजर इंपैक्ट ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट के ऊपर आता है, तो एक्सपोर्ट का जो लक्ष्य था हमने वो समय से पहले हासिल कर लिया है, तो उस फ्रंट पे हमें कोई चिंता नहीं है। तो आने वाले टाइम में हमें ये देखना होगा कि हम इस ट्रैजेक्टरी को, हम एक्सपोर्ट्स को, हम अपने जो कैड को, करंट अकाउंट बैलेंस को कैसे हम आगे मेंटेन कर पाते हैं इन द सिनेरियो ऑफ राइजिंग क्रूड प्राइसेस। वो एक मेजर चैलेंज हमारे पास रहेगा। Dr. Sharma, you just so rightly said that the major right now everything revolves around the rising crude oil prices, and the biggest fallout is the rising inflation. Like again, we'll go back to the what we discussed during Money Matters. Given the fact that the international prices are rising, international crude prices are rising so quickly, inflation is at an all-time high, not just in India, everywhere in the world. And U.S. Fed has already, increased interest. It has already, done one hike, and it's going to do another hike in the next meeting, and in fact throughout the year. But then, don't you think now that time has come for the RBI also, because it's a balance between it's a inflation versus growth or economic recovery. So, what are the options for RBI? And don't you think at some point the RBI will have to, also take on this thing and increase the rate, interest rates? I fully agree that there is trade-off between economic growth and inflation. But at this juncture, this model will not work because we are totally different from the advanced economies. So we should not copy-paste the model of the advanced economies that we have to also increase the policy rates. If the US is increasing the policy rates, we will also increase the policy rate. That will not work because our economic growth, our fundamentals and our business environment and our economy, the participation of the informal sector particularly is very, very crucial at this juncture to move forward to create the employment opportunities for the growing young population. So I don't see any hike, knee-jerk reaction by the Reserve Bank of India immediately. They will wait and watch because we have to strengthen our growth. Now the growth is supported by so many factors like the policy environment and the stimulus and the reforms. But we have to strengthen this growth rate in the coming times, in the coming quarters, with the support of the businesses. And business always need the easy availability of the financials at the ground level. If the interest rates are going up, already our interest rates are
high as compared with many economies. We are still, at this juncture also, we are high as compared with the many economies. Our interest rates are high. Though RBI has reduced many times the repo rate, but the percolation by the banking sector is not that much happened. So that's why the average rate, 7, 8, 9% is significantly high as compared with many advanced emerging and developing economies. So I believe we should not be worried about the rate hikes by the advanced economies, though there may be some impact on the stock markets or the financial markets because of the rising bond yield in the advanced economies. That may impact the foreign flow of capital, but for the shorter period. But our fundamentals are strong. They will again attract the money towards the Indian market, and the rupee will also stable, and the capital with the chunk of capital flow, I believe the all fundamentals will be in the right direction. But don't you think with rising inflation, it will definitely have an effect on growth? Because it will have a negative, it will impact, it will sort of, curb growth if the inflation continues to rise the way it is. Yes, I agree. But the inflation is not demand push inflation. This is escalated by the rising international commodity prices. So if the inflation is pushed by the demand, then definitely the rate hike will work. But at this juncture, I don't see that this is from the demand side. This is majorly from the supply side by the international commodity markets. There are increases of more than 70-80% in most of the commodities, which are the raw materials for the manufacturers. So the WPI inflation is double digits at the in the high trajectory, but the CPI inflation is mainly stoked by the high major raw material prices or the WPI scenario. But I don't see that this inflation is coming from the demand side, and demand is majorly happening at the ground level. So we have to support the demand. If we increase the price interest rate, that will definitely impact the demand scenario, and growth will be impacted in the coming time. इनफैक्ट जो आप कह रहे हैं वही शायद व्यू आरबीआई का भी है कि क्योंकि डिमांड लेड नहीं है ये इन्फ्लेशन, तो अगर वो इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाते भी हैं तो शायद कुछ उससे ज्यादा फायदा नहीं होगा, बल्कि जो प्रोड्यूसर्स हैं जो ऑलरेडी हाई कमोडिटी प्राइसेस का वो झेल रहे हैं उनके ऊपर और एक भार पड़ेगा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी बढ़ जाएगा. जी एग्जैक्टली. एक तो वो एक तरफ से तो उनको जो राइजिंग जो रॉ मटेरियल कॉस्ट है वो इम्पैक्ट हो रहा है, उनके प्राइस कॉस्ट मार्जिन इम्पैक्ट हो रहे हैं. दूसरा हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी बढ़ा देंगे, देन दे विल बी इम्पैक्टेड सीवियरली. देयर विल नॉट बी देन देयर विल बी प्रोडक्शन कट्स. That will again stoke the inflation scenario. मतलब challenging situation है. So RBI has to take calibrated measures at this juncture. They can wait and watch. If the international commodity prices are subsiding and inflation remains high, then we have to increase the policy rates. डॉक्टर शर्मा, आपने एक्सपोर्ट्स की बात की थी कि एक्सपोर्ट्स मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स $400 बिलियन का जो एक काफी एम्बिशियस टारगेट सेट किया गया था इस वित्त वर्ष के लिए, ऑलरेडी उसको क्रॉस कर चुके हैं, जबकि 9 दिन बचे हुए हैं. एंड इवन सर्विसेज एक्सपोर्ट $250 बिलियन का जो टारगेट है, पूरी उम्मीद है कि उसे क्रॉस कर जाएगा. सो आप काफी समय से, आपने कई बार इस प्रोग्राम पे कहा है कि जो भी सरकार मेजर्स उठाए हैं पिछले 2 सालों में, रिफॉर्म्स, चाहे आत्मनिर्भर भारत के अंदर बहुत सारे रिफॉर्म्स आए हैं, पीएलआई स्कीम्स आई हैं मैन्युफैक्चरिंग को पुश करने के लिए, एक्सपोर्टर्स को बहुत सपोर्ट दिया गया है. आपको लगता है कि वो जो लैग इफेक्ट की आप बात करते रहे थे, शायद वो हम देख रहे हैं, जो एक्सपोर्ट्स के जो हम परफॉर्मेंस देख रहे हैं, वो एक वन ऑफ दोज दिखा रहा है उस लैग्ड परफॉर्मेंस को? जी बिल्कुल सोनू जी. इसमें क्या है कि जो एक्सपोर्ट है हमारा, दिस इज रिफ्लेक्टिंग द एक्चुअल पोजीशन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी. हम देख रहे हैं कि एग्रीकल्चर से लेके सॉफ्टवेयर तक हम शाइन कर रहे हैं. एग्रीकल्चर कमोडिटीज में बहुत अच्छा हमने एक्सपोर्ट किया है, सॉफ्टवेयर में, सर्विसेज में. उधर से सर्विसेज एक्सपोर्ट्स भी बढ़े हैं और मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स भी बढ़े हैं डिस्पाइट कोविड. तो ये हमारी इकोनॉमी की एक्चुअल स्ट्रेंथ को रिफ्लेक्ट कर रहा है, हमारे डोमेस्टिक लेवल पे ही नहीं, नॉट इन द डोमेस्टिक लेवल बट इन द इंटरनेशनल मार्केट, कि हम कंपेटिटिव हैं. और आने वाले टाइम में हमारा जो पोटेंशियल है इससे कहीं और ज्यादा है. मैं ये समझता हूं कि जो खास करके जो जिस तरीके के भी चैलेंज हैं, जैसे अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि जो रॉ मटेरियल कॉस्ट बहुत हाई है, जिसकी वजह से प्रोड्यूसर्स इकोनॉमीज ऑफ स्केल नहीं क्रिएट कर पाते हैं, जिसमें दूसरे इकोनॉमीज लाइक ईस्ट एशियन इकोनॉमीज लाइक चाइना, ये ज्यादातर हमें कंपटीशन देते हैं लोअर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की वजह से. तो अगर हमारी ये चीज एड्रेस हो जाती है, अगर हम अपना जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस रिड्यूस कर लेते हैं, तो उससे और ज्यादा हमारी कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ेगी और ये $400 बिलियन से हम कहीं और आगे जा सकते हैं. और मेरे ख्याल से जैसे सरकार का लक्ष्य है कि $1000 बिलियन हम अचीव करेंगे मर्चेंडाइज में,
2030 तक वो काफी उसमें कोई चैलेंज हमें नहीं लगता है. दैट इज फिजिबल एंड अचीवेबल. तो डॉक्टर शर्मा, इन्फ्लेशन का जो एक कहें कि स्थायी डेंजर बन गया है बिकॉज ऑफ दिस ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट, और क्रूड ऑयल के प्राइसेस ऑसिलेट कर रहे हैं, जो उनका रेंज भी है वो भी 100 के ऊपर ही है. सो आपको लगता है कि आईटी और फार्मा दो सेक्टर्स हैं स्टॉक मार्केट के जो इंसुलेटेड है इस इंक्रीज इन इन्फ्लेशन से, ऑयल प्राइसेस से, और भी कोई ऐसे आपको सेक्टर्स लगते हैं जो डिफेंसिव प्लेज हैं? देखिए, जो इन्फ्लेशन के सिनेरियो में जो डिफेंसिव प्लेस तो कोई मैं नहीं देखता हूँ इस जंक्शन पे, क्योंकि जो ज्यादातर रॉ मटेरियल कॉस्ट है वो उससे ज्यादा से ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इम्पैक्ट होता है. तो खासकर जो आईटी स्टॉक्स हैं, जो आईटी कंपनीज हैं, उनके ऊपर कोई खास असर नहीं आता है. तो और दूसरा, जो इन्फ्लेशन बढ़ता है तो रूपी में डेप्रिसिएशन आती है, तो जिस वजह से जो रियल रिटर्न है वो इंक्रीज हो जाता है, जो हमारा बाहर से हम जब एक्सपोर्ट करते हैं, तो उसी वजह से हमें उसका बेनिफिट मिल पाता है. लेकिन जैसे आपने बताया कि इन्फ्लेशन अगर हाई रहता है, 7-8% रहता है, या फिर WPI इन्फ्लेशन 11, 12, 13, 14% पे भी टच कर चुका है, तो इसका आने वाले टाइम में कैसे हम इसको टॉलरेट करेंगे? हम टॉलरेट नहीं कर पाएंगे इसको ज्यादातर लंबे समय के लिए. टॉलरेंस जो है वो शॉर्टर पीरियड के लिए हो सकती है, लेकिन इसके पीछे हमें थोड़ा सा न्यू नॉर्मल देखना पड़ेगा कि जैसे हमने ग्रोथ को नेगेटिव में झेला, थोड़ा इन्फ्लेशन को बहुत पॉजिटिव में भी झेलना पड़ेगा, क्योंकि इसमें ज्यादातर बेस इफेक्ट भी है. जो पिछले साल नेगेटिव में था, इस बार पॉजिटिव. जैसे ग्रोथ भी नेगेटिव में था तो हमने ग्रोथ को हाई लेवल पे देखा, तो उसी तरीके से इन्फ्लेशन भी जो नेगेटिव में था लास्ट ईयर में, तो उसी का बेस इफेक्ट भी इसमें काफी काम कर रहा है, जो कि आने वाले टाइम में अगर ये कॉन्फ्लिक्ट शांत हो जाता है तो मैं समझता हूं कि इन्फ्लेशन अपने नॉर्मल ट्रैजेक्टरी में आने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा. 2 महीने के अंदर इन्फ्लेशन जो है अपने नॉर्मल लेवल पे आ जाएगा. तो इस पॉजिटिव नोट पर हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और फिर वापस आएंगे कार्यक्रम लेके मार्केट मंत्र. उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी. आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से. लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान. अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग. डायल कीजिए 870-001-4242. नंबर एक बार फिर नोट करें, 870-001-4242. Welcome back to the program Market Mantra, where we have today in studio senior economist Dr. S.P. Sharma, and we were discussing the ever-present danger of inflation. But before we continue with the discussion, let's take another look at one of the other stories. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal today said India ranks third among global ecosystems. Replying to the demands for grants of Commerce and Industry Ministry, Mr. Goyal informed the House that there are more than 65,000 startups registered with the ministry and lakhs who are yet to register. He stated 90 startups in India have attained the unicorn status, that is an overall valuation exceeding $1 billion. The minister said Atmanirbhar Bharat is not aimed at closing doors to India, but it is about endowing priority to goods that can be better manufactured in India and create global competitiveness. Dr. Sharma, coming back to what we were discussing about inflation, and as we've been discussing throughout the rising international prices. Now, for the last 2 days, we've been seeing that after a pause of 4 months, Indian oil companies have now started increasing the oil prices, crude domestic prices, because obviously they have to make up for the lack, or for the loss of the last 4 months, and also because of the increasing international crude oil prices. So do you think at some point in time, if the inflation continues, if the international, prices continue to go increase, the government may step in, and as the experts, some analysts have been saying, may have to, in effect, implement another excise duty cut? Yes, that is inevitable, because now this will significantly impact the hike in the prices of the petrol and diesel. Ideally, I suggest that these petroleum products should be under the ambit of GST. Because now time is most opportune. It has been, a lot of analysts and experts have been because there will be advocating some impact on the revenues in the shorter period, say in the 3-4 months. But in the longer period, it will be a win-win situation for the people, for the business, and for the government. Because our enterprises, our businesses, at the government focus is on majorly MSMEs. Yes. So now this is a major cost for the MSMEs, because sometimes because of the shortages of electricity, they use the diesel, which is impacting their price cost margin, increasing the production cost.
So if these products are coming under the ambit of GST, I believe that will create a more and more competitiveness of the enterprises in India, particularly for the small businesses and the people. और अगर हम शेयर बाजार पर वापस आए तो आप क्या कहेंगे अभी की जो सिचुएशन है, जैसा हम डिस्कस कर रहे हैं कि इन्फ्लेशन का खतरा लगातार बना हुआ है, अभी जो सिचुएशन, और आप कह रहे हैं कि भारत में सक्षमता है इन्फ्लेशन से डील करने की मच मोर कंपेयर टू डेवलप्ड नेशंस। अगर हम बात करें यूके की तो वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस ईयर एंड तक 8% के करीब पहुंच जाएगी इन्फ्लेशन, जो उनके लिए उनका टारगेट रहता है 2%। सो उस हिसाब से जो हमारा रेंज है, कंफर्ट रेंज है, अभी उसके लगभग कहें कि बॉर्डर पर ही है, 6.07% है। सो आप क्या कहेंगे अभी सेंसेक्स की स्थिति, स्टॉक मार्केट की स्थिति कितनी स्टेबल है? क्या आपकी एडवाइस रहेगी इन्वेस्टर्स के लिए? देखिए, स्टॉक मार्केट में जैसे मैंने पहले बताया कि हमारा स्टॉक मार्केट में बहुत पोटेंशियल है ऑन द बैक ऑफ वेरियस रिफॉर्म्स जो सरकार ने पिछले 2 साल में की हैं। लेकिन इन्फ्लेशन का जो थ्रेट है वो बरकरार है। लेकिन इन्फ्लेशन का, जैसे मैंने बताया कि अगर ये शांति हो जाती है तो इन्फ्लेशन वापस अपने लेवल पे आ जाएगा। लेकिन स्टॉक मार्केट में मैं ये बताना चाहूंगा कि मार्केट्स में बहुत पोटेंशियल है ऊपर जाने का, लेकिन शॉर्टर पीरियड में ये एक्सट्रीमली वॉलेटाइल हो सकती है, क्योंकि अभी हम पूरा वर्ल्ड ऐसे क्रूशल जंक्चर पे है जहां पे कुछ भी हो सकता है। जैसे कि थर्ड वर्ल्ड वॉर का थ्रेट हमारे सामने है, कंट्रीज बात कर रहे हैं, तो अगर कोई ऐसा हो जाता है, खुदा ना खास्ता कोई ऐसी स्थिति, तो मार्केट्स एक्सट्रीमली वॉलेटाइल हो सकती हैं, जिससे कि रिटेलर को, जो कि ये सोचते हैं कि थोड़े समय में, ऐसे स्पेकुलेटर जो कि मार्केट में थोड़े समय में लाभ लेना है, तो उनको बहुत नुकसान हो सकता है। लेकिन लॉन्गर पीरियड के लिए ये एक बहुत ही अपॉर्चुन टाइम होगा मार्केट्स में एंटर करने का, जो कि उनको बहुत मल्टीपल रिटर्न्स दे सकता है आने वाले 2-3 साल में। 2-3 साल है आपका? जी। मेरा सिनेरियो 2-3 साल का है कि कम से कम जो इन्वेस्टमेंट है इस लेवल पे, अगर मार्केट्स डिसलीरेट होती हैं तो 2-3 साल का पर्सपेक्टिव लेके मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए, नॉट फॉर द शॉर्टर पीरियड, क्योंकि अगर ये कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता है तो दैट विल इम्पैक्ट द टोटल फाइनेंशियल मार्केट्स एटलीस्ट फॉर 1 or 2 years। मार्केट्स विल स्टेबलाइज आफ्टर 2 years। पर जो भी इम्पैक्ट होगा वो सारी पूरे इंटरनेशनल मार्केट्स के ऊपर होगा जी, बिकॉज होल वर्ल्ड इज नाउ कनेक्टेड। वी आर एक्सट्रीमली कनेक्टेड विद द वर्ल्ड इकोनॉमी एंड द लार्ज इकोनॉमीज, and all the growth rates and the financial market scenarios are very synchronized. Talking about investment options, Dr. Sharma, gold is one such option, which is gaining currency again because of the international crude oil prices. But even in gold, what would you suggest? Because we have seen in the last few months that gold ETF, there's been an outflow from India. Right. So gold ETF versus gold bonds, what would be your suggestion? I would suggest both. Because there is no such trade-off or some major difference, because that is the preference only. Sometimes the ETFs, they invest in other market or in other assets because of the high gold prices, they book their profits. But I don't see that there is much difference. One can invest in gold in any form. सो आपको लगता है कि डाइवर्सिफाई करना चाहिए पोर्टफोलियो इस स्थिति में? शायद बॉन्ड्स की तरफ भी जाना चाहिए, इक्विटीज, बॉन्ड्स, किस तरह से आप अगर किसी का पोर्टफोलियो है, क्या आप परसेंटेज? देखिए, बॉन्ड्स में तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स होने चाहिए, लेकिन अगर हम मीडियम टर्म में देखते हैं तो खासकर इक्विटी और गोल्ड में एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। तो इस जंक्चर पे, जैसे कि अभी इंटरनेशनल स्थिति है, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि 60% इक्विटीज एंड 40% गोल्ड में रखना चाहिए। और अगर आपको लगता है कि ये अगर वॉर ज्यादा लिंगर ऑन करती है, तो आपको लगता है कि भारत की जो ग्रोथ रेट है वो अफेक्ट हो सकता है? देखिए, भारत की ग्रोथ रेट के ऊपर जब पूरा वर्ल्ड अफेक्ट होता है तो भारत भी ऐसा भी इंसुलेटेड नहीं है कि हमारे ऊपर फर्क होगा, लेकिन उतना नहीं होगा कि जितना ग्लोबल इकोनॉमी के ऊपर होगा। फर्क होगा, लेकिन हम बहुत शार्पली रिकवर करेंगे ग्रोथ रेट के ऊपर। जैसे हमारा एंटिसिपेटेड ग्रोथ रेट है कि हम अगले वर्ष में 8-8.25% तक ग्रो कर पाएंगे, तो अगर ऐसा कॉन्फ्लिक्ट आगे बढ़ता है तो शायद हम फिर भी 6 और 7% के बीच में उस अवस्था में भी ग्रो कर पाएंगे। जी, आइए अब रुख करते हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों का। अधिकांश एशियाई बाजारों में आज गिरावट का रुख था। हालांकि सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स सूचकांक 1.1% की बढ़त पर बंद हुआ और जापान के निक्केई में 0.3% की वृद्धि दर्ज हुई। लेकिन हांगकांग का हैंगसेंग 0.9% के नुकसान में रहा। चीन के शंघाई कॉम्पोजिट सूचकांक में 0.6% की गिरावट रही और दक्षिण कोरिया का कॉस्पी 0.2% की मंदी में रहा।
यूरोपीय क्षेत्र की बात करें तो दिन के कारोबार में ताजा समाचार मिलने तक यहां रुख मिला जुला था। लंदन का फुटसी 0.2% की बढ़त पर था और जर्मनी के डैक्स में 0.2% की गिरावट थी। फ्रांस के कैक में कोई खास बदलाव नहीं हुआ था। Moving on to the U.S. market, Wall Street pushed stocks and Treasury yields down yesterday after both had powered higher earlier in the week as investors took in the strength of the economy and hawkish comments from U.S. policymakers. The Dow Jones Industrial Average and the Nasdaq Composite indices fell 1.3% each, and the S&P 500 index ended 1.2% down. In fact, अनुभा अगर हम देखें तो काफी डाइकोटमी है। एक तरफ जो इकोनॉमी है उसकी स्ट्रेंथ की बात हो रही है, जिसके बल पर उन्होंने ये यूएस फेड ने कदम उठाया है कि उन्होंने अपने जो इंटरेस्ट रेट्स हैं उनको बढ़ाने का एक स्टेप लिया है। और दूसरी तरफ जब इंटरेस्ट रेट्स बढ़ते हैं तो भी एक कहें कि भार पड़ता है, जो डिमांड है वो अफेक्ट होती है, कॉस्ट्स भी बढ़ते हैं। सो इट्स अ मिक्स्ड काइंड ऑफ अ सिग्नल एंड आई थिंक इट ऑल डिपेंड्स कि मार्केट्स उसको कैसे इंटरप्रेट करते हैं। You're totally right, Sonu. As we can see, from the U.S. markets, two of the indices fell, but one, there was in fact, all the three indices ended down, and that is also a reflection of how the U.S., of the U.S. role in this Ukraine-U.S. conflict that is happening. The markets are also not just that, and the way the U.S. Fed has been, coming out with the first rate hike, and then also giving statements about, adopting a very aggressive stance in the coming days and the year, and maybe hike the interest rates up to 0.5% hike there. So that is also reflected in the way the markets are reacting. But I'm sure you'll agree, Anubha, कि ये जो 2-3 साल रहे हैं इसमें इतने challenges आए हैं। पहले यूएस चाइना का ट्रेड वॉर हुआ, फिर कोविड का संकट आया, उसका हमने बहुत एक असर देखा। रिसेशन में चली गई कई इकोनॉमीज, इंक्लूडिंग इंडिया की इकोनॉमी इन 2020, और अभी वो खत्म भी नहीं हुआ है। तो हम देख रहे हैं कि ये यूक्रेन और रशिया का जो कॉन्फ्लिक्ट है उससे बहुत असर पड़ रहा है क्रूड ऑयल के प्राइसेस पर। Despite that, the economies are holding up, और हमने इस अक्टूबर में देखा है कि we reached all time highs our stock markets. So definitely ये जो नए इन्वेस्टर्स आए हैं बाजार में, नए रिटेल इन्वेस्टर्स आए हैं इन 2 वर्षों के दौरान, उन्होंने बाजार को बहुत स्ट्रेंथ दी है। Let's hope कि वो आगे भी चलती रहे। You're right, Sonu, and as all analysts and experts have been pointing out, retail investors have been the backbone of the Indian economy. Absolutely. And the stock market doing so well in the last few months. And let's move on to the commodities now. Oil prices were steady as the U.S. president met other Western leaders, and investors waited to see how sanctions would be tightened on Russia over its military operation in Ukraine. In intraday trade, Brent crude was trading around $121.30 per barrel, while WTI crude prices were at $114.60 per barrel. So जब steady भी है prices, they are at $121, so it's definitely a very difficult situation. But कुछ ऐसे possibilities उभर रही हैं कि शायद हमें discounted price पे oil मिल पाए रशिया से. So we've already started buying oil from Russia at discounted prices, and the government has not completely discounted that in the future as well. आइए अब सराफा बाजार पर भी एक नजर डाल लेते हैं। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में अप्रैल अनुबंध वाले सोने का मूल्य 160 रुपए बढ़कर 51,925 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था। मई अनुबंध वाली चांदी भी 435 रुपए की बढ़त से 68,700 रुपए प्रति किलो पर थी। न्यूयॉर्क मर्केंटाइल एक्सचेंज में सोना तेजी के साथ $1,961.20 प्रति आउंस पर था और चांदी भी बढ़त दर्ज करती हुई $25.50 प्रति आउंस पर थी। और अब हम धन्यवाद करना चाहेंगे हमारे आज के स्टूडियो एक्सपर्ट का। डॉक्टर SP शर्मा थे हमारे साथ, जो वरिष्ठ आर्थिक विशेषज्ञ हैं। And now before we close, reminder of the headlines. Domestic stocks log marginal losses. Sensex closes below 57,600. Nifty settles below 17,250. Rupee weakens to 76 rupees and 37 paisa against the US dollar. And Brent crude prices hover around $121 per barrel. And with that, we end this edition of Market Mantra. We'll be back tomorrow at 3 p.m. with Money Matters. Till then, namaskar. Market Mantra.